अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाउ डीएनए एनकोड प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन कैसे बनवाता है, डीएनए प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कैसे कंट्रोल करता है। बच्चों ये बात आज हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि एक जो प्रोटीन होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। उस स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड को एक्चुअली डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए पहले अपना मैसेज आरएनए को देता है, आरएनए फिर उस मैसेज को लेकर राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम उस मैसेज के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को जोड़ता है और प्रोटीन बना देता है। यूँ हर प्रोटीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, लेकिन ये बातें तो हमें अब पता चली है, आज से 50 साल पहले। आज से अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं तब हमें इतना आइडिया नहीं था। आज के लेक्चर में हमने वो 100 साल पहले की बातें करनी है कि तब साइंसदानों को ये कैसे पता चला था कि डीएनए ही प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। ये आइडिया हमें पहली बार कब मिला था, तो बच्चों देखते हैं पहली बार क्या हुआ था। एक हाइपोथेसिस है जिसको कहते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ये बच्चों एक हाइपोथेसिस है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। दो साइंटिस्ट ने ये दिया, एक का नाम था बीडल, एक का नाम है टॉटम। बीडल और टॉटम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये हाइपोथेसिस दे दिया। पहले तो आपने इस टॉपिक में से डेफिनेशन ही याद करनी है कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस क्या है। बच्चों जीन क्या होता है सुन लीजिए। क्रोमोसोम आपको पता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल है। डीएनए बहुत ज़्यादा फोल्डिंग बनाता है। लाइक इमेजिन करें कि बच्चों ये ना एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा डीएनए है जो बहुत ज़्यादा टाइटली फोल्डेड है। अब ज़रा इमेजिन करें कि ये जो डीएनए का इतना सा पीस है ये एक ट्रेट के लिए है, तो इसको आप बोलेंगे जीन, ठीक है। ये अगला जो पीस है ये किसी दूसरे ट्रेट के लिए है, चलो इसका नाम जीन ए रख दिया, इसका नाम फिर जीन बी रख दे। इसी तरीके से ये जीन सी हो गया, ये डी हो गया। तो जीन क्या होते हैं, डीएनए के वो पीसीज होते हैं क्रोमोसोम के अंदर जो किसी ख़ास प्रोटीन को, किसी ख़ास ट्रेट को कंट्रोल करे। तो बच्चों ये हाइपोथेसिस, यही हाइपोथेसिस कहलाता है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को कहते हैं। तो बीडल और टॉटम ने कहा था कि जीन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, जीन्स अपना इफेक्ट पैदा करते हैं बाई स्पेसिफाइंग। स्पेसिफाइंग का मतलब होता है फैसला करना। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जीन्स जो है वो अपना इफेक्ट कैसे शो करते हैं। लाइक जीन्स ने एक ट्रेट पैदा करनी है, लाइक समझ लीजिए किसी इंसान की आंखों का रंग नीला है, ये कैसा होगा, कैसे होगा। पहले तो उसको अपने पेरेंट्स से ये जीन मिलेगा, अब जीन उसको मिल गया, डीएनए उसको मिल गया। अब डीएनए उसके जाइगोट के अंदर है, जाइगोट से ये एनिमल बनता है, जाइगोट के अंदर ये वाला जीन मौजूद है। सबसे पहले तो ये जीन एक्सप्रेस होगा, ये जीन जो है यानी कि ये जो डीएनए का पीस है ये एक प्रोटीन तैयार करेगा। कौन सी प्रोटीन, यानी कोई एंजाइम तैयार करेगा। अब वो जो प्रोटीन है, वो जो एंजाइम है, वो उसकी बॉडी के अंदर कोई ख़ास केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा देगा। तो उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में उसकी आंखों के अंदर ब्लू पिगमेंट बनेगा। तो ऐसे बच्चों ट्रेट पैदा की जाती है। तो हम कहते हैं जीन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड ईच जीन, वन जीन एनकोड वन एंजाइम। वन जीन एनकोड वन एंजाइम, इतनी सी बात है, इसको आप कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बच्चों पहले ये हाइपोथेसिस दिया था, बीडल और टॉटम ने ये कहा था कि एक जीन एक एंजाइम को कंट्रोल करता है। लेकिन बाद के अंदर इस हाइपोथेसिस को हमें चेंज करना पड़ा। क्यों चेंज करना पड़ा, कई प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, कई एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। लाइक आपको पता है हीमोग्लोबिन 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स, टोटल 4, यानी कि 4 प्रोटीन्स इकट्ठी होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड इकट्ठी होती हैं, तब एक एंजाइम बनता है। तो ये जो आपका हाइपोथेसिस है कि एक ही जीन एक ही एंजाइम को कंट्रोल करता है, ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों, देखो ना, आपने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन्स भी होती है, बीटा भी। अल्फा चेन्स में 141 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा में 146। तो दोनों के अंदर अमीनो एसिड तो डिफरेंट है ना, अल्फा में भी
और बीटा में भी। फिर दोनों को एक ही जीन तो कंट्रोल नहीं ना करेगा। अगर एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है अल्फा चेन को भी, बीटा चेन को भी, फिर तो दोनों के अंदर अमीनो एसिड भी सेम होने चाहिए, उनका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट है। इट मीन्स हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन के लिए अलग अलग डीएनए होगा, अलग जीन होगा, बीटा चेन के लिए अलग जीन होगा। दोनों अपनी अपनी पॉलीपेप्टाइड बना देंगे, बाद में वो पॉलीपेप्टाइड जुड़ेगी, एक एंजाइम बनेगा। तो इसलिए हमने इस हाइपोथेसिस को चेंज किया। हमने कहा सम एंजाइम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, कुछ एंजाइम में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होती है। सो वी सेड वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। इसलिए हमने बाद में कहा कि एक जो जीन है वो असल में एक एंजाइम को कंट्रोल नहीं करता होता, बल्कि वो एक पॉलीपेप्टाइड को कंट्रोल करता है। तो ये हाइपोथेसिस अब कहलाता है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। पहले क्या कहलाता था? वन जीन वन एंजाइम। ये दोनों बच्चों आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बीडल और टॉटम का एक्सपेरिमेंट क्या था? बच्चों जो बीडल और टॉटम का एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो इससे पिछला टॉपिक है, वो हमने नहीं पढ़ना, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन दूंगा। इन्होंने बच्चों ये ना एक डीएनए है, ये एक क्रोमोसोम है, बल्कि ये सारा क्या है? एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर ये डिफरेंट पोर्शंस आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो डिफरेंट पोर्शंस है मैं इनके नाम लिख देता हूँ। इट इज़ एक्चुअली जीन ई, ये जीन एफ है, ये जीन जी है, ये वाला जो ग्रीन है जीन एच है। इस क्रोमोसोम के पीसेस के ऊपर डिफरेंट जीन्स है। अब बीडल और टॉटम ने क्या किया? इन्होंने ना इस क्रोमोसोम के ऊपर एक्सरे गिराई, कई इस तरह के क्रोमोसोम लिए। एक जानदार था जिसका नेम था न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक फंजाई होती है ये। इस न्यूरोस्पोरा के ऊपर इन्होंने एक्सरेज गिराई। अब जाहिर बात है न्यूरोस्पोरा के जो क्रोमोसोम थे उनको डैमेज हुआ। एक्सरेज ने क्या किया? म्यूटेशन क्रिएट की। म्यूटेशन क्या है? जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है उसमें चेंजेस आ गई, तो जाहिर बात है जीन्स में चेंजेस आई। अब जब बच्चों जीन्स में चेंजेस आई ना, तो जो जीन ई था इसने एक एंजाइम बनाना होता है ई, जीन एफ ने एंजाइम बनाना होता है एफ, जीन एच ने एंजाइम बनाना होता है जी, और इसी तरह जीन एच ने एंजाइम भी एच बनाना है। जो जीन का नेम है वही एंजाइम का नेम है। जब इन्होंने म्यूटेशन कॉज कर दी, एक्सरेज गिरा के म्यूटेशन ले आए जीन के अंदर, डीएनए के अंदर। अब क्या हुआ? लाइक ये समझ लीजिए जीन एफ में म्यूटेशन आ गई, ठीक है, इसका मैसेज गलत हो गया। तो अब ये वाला जो एंजाइम है जी एंजाइम एफ, ये पैदा नहीं होगा। अब इनको कैसे पता लगा एंजाइम पैदा नहीं होता? इन्होंने बच्चों क्या किया? ये ना आप एक मेटाबॉलिक पाथवे देख रहे हो। इस मेटाबॉलिक पाथवे में एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामेट। क्या नेम है? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट तब्दील होता है ऑर्निथीन में, ऑर्निथीन फिर सिट्रोलिन में, सिट्रोलिन फिर आर्जिनिनोसक्सिनेट में, आर्जिनिनोसक्सिनेट फिर आर्जिनिन में। ये सारे अमीनो एसिड के नेम है। न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है, उसके अंदर क्या होता है? ग्लूटामेट जो है ये आपके पास इनिशियल चीज़ है, इसको मुख्तलिफ चीज़ों से गुजार के आर्जिनिन बनाना होता है। इस पूरे सिलसिले को कहते हैं आर्जिनिन पाथवे। क्या कहते हैं? आर्जिनिन पाथवे। बच्चों आपको याद होगा हमने यूरिया साइकिल पढ़ा था, उसमें भी ये नेम आते हैं, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन। ये यूरिया साइकिल वाले ही अमीनो एसिड है। तो हुआ क्या? हुआ बच्चों ये कि इन्होंने, ये आपके पास है इनिशियल सबस्ट्रेट, इनिशियल सबस्ट्रेट ऐसी चीज़ जो रिएक्शन के स्टार्ट में मौजूद हो, ये आपके पास है फाइनल प्रोडक्ट। इस पूरे सिलसिले को आप कहते हैं आर्जिनिन मेटाबॉलिक पाथवे। आर्जिनिन, क्योंकि आर्जिनिन बनती है मेटाबॉलिक पाथवे। इन्होंने डिफरेंट जगह पे म्यूटेशन कॉज की। कभी जीन एफ में म्यूटेशन कॉज की। जब जीन एफ में म्यूटेशन कॉज की तो हुआ क्या? देखें, ग्लूटामेट तब्दील होता है ऑर्निथीन में। एक एंजाइम की हेल्प से ये रिएक्शन होता है, उस एंजाइम का नाम है एंजाइम ई। एंजाइम ई यहाँ पे मौजूद होगा, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूटामेट को ऑर्निथीन में।
अब ऑर्निथीन को कन्वर्ट किया जाता है सिट्रोलिन में, इसके लिए एंजाइम कौन सा है, एफ, वो मौजूद होगा, रिएक्शन चलेगा। इसी तरीके से सिट्रोलिन को कन्वर्ट करना है आर्जिनिनो सक्सिनेट में, एंजाइम जी चाहिए। इसी तरीके से एंजाइम एच चाहिए आर्जिनिनो सक्सिनेट को कन्वर्ट करने के लिए आर्जिनिन में। जब इन्होंने म्यूटेशन काज कर दी, सपोज इस जीन में म्यूटेशन काज की, ये जीन ये एंजाइम नहीं बना, एंजाइम एफ, अब क्या हुआ, मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ तक चला, यहाँ आके रुक गया, ऑर्निथीन से आगे नहीं चला। क्यों नहीं चला, सोचें, जहन पे जोर दे, क्योंकि एंजाइम एफ ने कन्वर्ट करना था ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में, अब सिट्रोलिन नहीं बनी, रिएक्शन सारे का सारा रुक गया। तो इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट जो है वो म्यूटेशन से करके एंजाइम को देखा, ऑब्जर्व किया, तो इनको पता लगा कि क्रोमोसोम के किसी ख़ास हिस्से पे अगर म्यूटेशन कॉज कर दी जाए, कोई ख़ास एंजाइम मिस हो जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने ये हाइपोथेसिस क्यों दिया था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट पोर्शन होते हैं, वो जीन्स कहलाते हैं, वो जीन्स किसी ख़ास एंजाइम के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं हाउ डीएनए एनकोड प्रोटीन स्ट्रक्चर। डीएनए ही असल में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, इसके लिए आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री में आपके पास सबसे पहला जो नेम आता है वो 1953 में है, फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर, इस बंदे का नाम आपने फर्स्ट ईयर में भी सुना था, जो आपका चैप्टर नंबर 2 था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। इसने क्या किया था, इसने 10 साल तक एक प्रोटीन पे काम किया, इंसुलिन पे, और 10 साल लगा के इसने इंसुलिन का स्ट्रक्चर मालूम किया। इसने बताया कि इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, 51, और ये 51 दो चेन्स में होते हैं, एक चेन में 20 अमीनो एसिड होते हैं 21, और एक में 30 अमीनो एसिड होते हैं, तो दो चेन्स है, टोटल 51 अमीनो एसिड। इसने ये भी बताया कि अमीनो एसिड एक ख़ास सीक्वेंस में होते हैं, यानी कंप्लीट सीक्वेंस इसने डिफाइन किया, इसने बताया। तो तब पहली बार हमें ये पता चला था कि हर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की एक ख़ास तादाद होती है और एक ख़ास तरतीब होती है। बाद के अंदर बच्चों एक और बात आती है, वर्नन इंग्रम। अगला जो हमारे पास नाम है वो है वर्नन इंग्रम, इन 1956। ये उसके बाद है, फ्रेडरिक सेंगर के बाद। इसने क्या किया, इसने एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है, सुन लीजिए। सिकल सेल एनीमिया, सिकल कहते हैं दाती को। दाती क्या होती है, जिससे पट्टे काटते हैं, वो दाती। तो सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया कहते हैं रेड ब्लड सेल्स की कमी को। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल होता है ना, उसकी शेप मुड़ जाती है ऐसे करके दाती की तरह। अब वो रेड ब्लड सेल खून की नालियों में अटक जाता है, वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। बच्चों पता है ना, रेड ब्लड सेल के ऊपर हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की। तो एक्चुअली इसने एक्सप्लेन किया कि ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन की वजह क्या है। इसने बताया कि 1 अमीनो एसिड नॉट ऑन नॉर्मल पोजीशन। इसने बताया कि इसने ना पूरा स्ट्रक्चर मालूम किया हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। इस बंदे ने ये मालूम किया, इसने सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को ना ऑब्जर्व किया। इसने नॉर्मल हीमोग्लोबिन को भी ऑब्जर्व किया, इसने सिकल सेल पेशेंट की हीमोग्लोबिन को भी ऑब्जर्व किया। तो इसको दोनों के अंदर एक मामूली सा फ़र्क दिखाई दिया। बच्चों हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ, मामूली सा फ़र्क क्या था। हीमोग्लोबिन में टोटल अमीनो एसिड की तादाद होती है 574 अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन में टोटल होते हैं। अब इसने मालूम किया कि जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट है उनके अंदर जो उनकी बीटा चेन होती है ना हीमोग्लोबिन की, कौन सी चेन, बीटा चेन, उस बीटा चेन में सिर्फ एक अमीनो एसिड जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, यानी कि चेन के अंदर अमीनो एसिड भी पूरे हैं, सिर्फ एक अमीनो एसिड जो है उसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड लग जाता है। अब कौन सा लगता है वो भी सुन लीजिए, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाई वैलीन। असल अमीनो एसिड जो है वो नॉर्मल अमीनो एसिड है, वो ग्लूटामिक एसिड है, उसकी जगह पे एक अमीनो एसिड लग जाता है जिसका नेम है वैलीन। तो हीमोग्लोबिन ही बदल जाती है ना। हैरत की बात कि सिर्फ एक अमीनो एसिड जो है वो चेंज हुआ, पूरी
प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल गया, प्रोटीन काम करना ही छोड़ गई। तो इट मीन्स प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की तादाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस भी बहुत ज़रूरी है, तब स्ट्रक्चर सही बनेगा, वरना स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा, प्रोटीन काम नहीं करेगी। अच्छा, तो बच्चों इसकी वजह क्या होती? इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इसने मॉलिक्यूलर बेसिस भी बताई है ना। इसने बताया कि प्रोटीन के अंदर वो एक अमीनो एसिड इसलिए बदल गया है क्योंकि उस प्रोटीन को जो बनाने वाला डीएनए है ना, उस डीएनए में म्यूटेशन आई है। ये आपके पास डीएनए है, डीएनए क्या करता है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। तो डीएनए के अंदर किसी खास लोकेशन के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आई है। क्या चेंज आई है? सुन लीजिए। जो चेंज आई है वो बच्चों ये आई है, थाइमीन रिप्लेस्ड बाई एडिनिन। डीएनए के किसी खास जगह पे एक थाइमीन था, उस थाइमीन की जगह पे लग गया एडिनिन। तो टी ने ए को रिप्लेस किया, यानी डीएनए का मैसेज बड़ा मामूली सा चेंज हुआ। उस मामूली से मैसेज चेंज होने की वजह से अमीनो एसिड चेंज हो गया। अमीनो एसिड कौन सा? ग्लूटामिक एसिड की जगह लग गया वेलिन, और प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शनल हो गई। अब ये नॉर्मल बीटा चेन देखें। नॉर्मल बीटा चेन में बच्चों अमीनो एसिड होते हैं वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, फिर ग्लूटामिक एसिड और एंड पे फिर ग्लूटामिक एसिड। ये है बच्चों ऊपर वाली एक नॉर्मल चेन। और जो सिकल सेल पेशेंट की चेन होती है, जो सिकल सेल एनीमिया के, उनमें वेलिन ही है, हिस्टिडीन ही है, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ये सारी ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चेंज आई। क्या चेंज आई? ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया। आगे फिर से प्रॉपर सीक्वेंस है, दुरुस्त सीक्वेंस है, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हुआ। अब ये आप देख रहे हो, ये बीटा चेन है हीमोग्लोबिन। किस बीटा चेन में सिर्फ एक जगह पे अमीनो एसिड चेंज हुआ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल गया। तो इसका मतलब हुआ प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को ठीक रखने के लिए डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एट द एंड हम जीन को एक्सप्लेन करेंगे। जीन क्या है? अब हमारे पास जीन का काफ़ी कॉन्सेप्ट बन गया। हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, जो प्रोटीन के अंदर यानी एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कंट्रोल करे, और वो पीस ऑफ डीएनए कहलाता है जीन। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, और दूसरा हाउ डीएनए एनकोड प्रोटीन स्ट्रक्चर। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।